हेलो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो जी चलिए, आज की इस वीडियो में जो है वो पीआर का जो टॉपिक है अपना, उसको हम समराइज़ करेंगे। एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पीआर के रिजेक्ट होने के क्या वजह हो सकते हैं। अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हो तो क्या आपका क्राइटेरिया होता है पीआर एप्लीकेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप चेक रिपब्लिक में यहाँ के लोकल सिटीज़न से अगर आप शादी करते हो तो फिर क्या प्रोसेस होता है आपके पीआर एप्लीकेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि यार जो है वो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ आप लोग के लिए। तो बस आप लोग एक चीज़ कर दो कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई अगर ज़रूरतमंद इंसान है तो उसके तक जो है वो शेयर कर दो मेरी वीडियो को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि और भी इसमें बहुत सारे कुछ फैक्ट्स वगैरह बताऊंगा पीआर के रिगार्डिंग। एंड आई होप कि ये वीडियो एंड इसके पहले एक और वीडियो जो पीआर के ऊपर है, इन दोनों वीडियोज़ को अगर आपने देख लिया तो पीआर के रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि पीआर का एप्लीकेशन जो है वो मान लो कि कैंसिल होता है, तो कैंसिल होने की क्या वजह हो सकती है, क्यों पीआर का एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। तो उसमें से जो सबसे पहली वजह तो यही है कि अगर आपने जो है वो इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट अगर सबमिट किया है एमओआई में, तो ये जो है वो एक वजह हो सकती है। इसके अलावा जो है वो जो सिक्योरिटी फ़ंड है, अगर आपने प्रॉपर सिक्योरिटी फ़ंड सबमिट नहीं किया है, डॉक्यूमेंट जो कि ये वैलिडेट करते हैं कि आपके पास उतने सिक्योरिटी या फिर उतने फंड्स हैं जो क्राइटेरिया बनाया गया है पीआर एप्लीकेशन के लिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो अगर आप कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करते हो, इसके अलावा जो सिक्योरिटी थ्रेट अगर आप इस कंट्री के ऊपर हो, आपके जैसे आपने 5 साल आप रहे हो, 5 साल के दौरान अगर मान लो कि आपने जो है वो बहुत सारे रूल्स वगैरह तोड़े हैं, आपके ऊपर बहुत सारा फ़ाइन है, या फिर जो है वो पब्लिक में आपने कुछ ऐसा मिसबिहेव लोगों के साथ किया है कि आपके ऊपर कुछ कंप्लेंट्स वगैरह जो हैं वो बहुत ही रेगुलर बेसिस पे जो हैं वो दर्ज कराई गई हैं, तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आपके पीआर के टाइम पे। एंड इसमें एक एडवांटेज ये भी होता है कि अगर आपके ऊपर फ़ाइन, मान लो कि जैसे जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे एक बार जो है वो मेरा फ़ाइन कटा है कि मैं टिकट लेकर के जो है वो बस में नहीं चढ़ा था। टिकट लिया था मैंने, वैलिडेट नहीं किया था, तो फ़ाइन कटा, तो फ़ाइन मैंने भर दिया। तो ऐसे ही मान लो कि आपके ऊपर ऐसे ही छुटमुट बहुत सारे फ़ाइन हो चुके हैं, आप भरे ही नहीं हो फ़ाइन को, एंड या फिर बहुत लेट करके आप भरते हो, तो ये सब वजह हो सकती है कि आप जो है वो मतलब आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो पॉलीगैमस मैरिज, अगर आपका विवाह मतलब ऑलरेडी हो चुका है, आप कहीं आप मतलब आप पहले से ही विवाहित हो, एंड इसके बाद आप आकर के यहाँ पे अगर शादी करते हो, तो फिर आपको जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा पीआर का, जो कि नॉर्मली मिलता है। इसके अलावा जो है, और इसके अलावा भी अगर आपकी पॉलीगैमस मैरिज है कि आप एक से ज़्यादा 2 विवाह आपने कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल नहीं होते हो पीआर के लिए चेक रिपब्लिक में। इसके अलावा जो है वो अगर आप 12 महीने से ज़्यादा इस चेक टेरिटरी से बाहर आप रहे हो विदाउट किसी जो है वो ऑथेंटिक रीज़न, तो फिर ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है आपके पीआर एवेल्युएशन के टाइम पे। इसके अलावा अगर आपको मान लो कि बहुत ही कोई सीरियस बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो रही है, बहुत ही लंबे टाइम से वो बीमारी है आपको, वो सीरियस इलनेस की कैटेगरी आप देख सकते हो जा कर के एमओआई की वेबसाइट पे, उसका लिंक डाल दूंगा मैं। अगर वो है आपको, तब भी आपका पीआर जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो है वो देखा जाए तो अगर मान लो कि आपको लगता है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सब कुछ सही आपने जमा कराए हैं, एंड फिर भी जो है वो एमओआई ने या फिर एम्बेसी ने आपका पीआर रिजेक्ट कर दिया है, तो आप यहाँ पे जो फॉरेन नेशनल्स कमीशन करके एक बॉडी है, वहाँ जा कर के आप अपील दायर कर सकते हो, एंड कंसिडरेशन का जो है प्रोसेस शुरू करवा सकते हो। लेकिन वो इस चीज़ के लिए ऑब्लाइज नहीं है कि
जो है वो आपके अपील में जो है फिर से अप्रूवल ही आएगा या रिजेक्शन आएगा, वो फिर से मतलब आपके एप्लीकेशन को गो थ्रू करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप पीआर अगर आप चेक रिपब्लिक के अंदर रह रहे हो तो यहाँ पे जो MOI का ऑफिस होता है वहाँ जा कर के आप पीआर एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप चेक रिपब्लिक से बाहर हो मान के चलो, तो आप चेक एम्बेसी में भी जा कर के पीआर की एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड अब ये देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि काउंट नहीं होती हैं पीआर के डेज़ में, कि जो है वो जो जैसा होता है कि 5 साल का टाइम होता है, तो उन 5 साल में वो दिन काउंट नहीं होते हैं। तो अगर आप मान लो कि स्पेशल वर्क परमिट पे आए हुए हो, स्पेशल वर्क परमिट जैसे कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो गया या फिर कुछ ऐसा स्पेशल मतलब वीज़ा कंट्रीज़ इशू करती हैं, तो अगर आप उस वीज़ा पे आए हुए हो तो उस वीज़ा पे आपने जितने भी दिन काम किया है वो डेज़ आपके काउंट नहीं होंगे पीआर में। इसके अलावा अगर आप मान लो कि सीजनल वर्क परमिट पे आए हुए हो तब भी वो डेज़ आपके काउंट नहीं होंगे पीआर के डेज़ में। सीजनल वर्क परमिट भी ऐसा ही होता है, जैसे कोई जो है वो खेती वगैरह मान लो करना है यहाँ पे, तो 6 महीने का या फिर 3 महीने का ऐसे करके सीजनल वर्क परमिट दिया जाता है उस पर, तो वो डेज़ भी आपके काउंट नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कि आप जो है वो फॉरेन मतलब कंपनी के एम्प्लॉई हो, जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉय यहाँ पे होते हैं कि उनकी जो पेरेंट कंपनी है, जो उनका एम्प्लॉयर है वो किसी दूसरे कंट्री से है। जैसे मान लो कि लेट्स सपोज़ कि आप इंडिया में जो है वो आप इन्फोसिस में मान लो काम करते हो, एंड वहाँ से जो है इन्फोसिस ने आपको 1 साल के लिए जो है वो यहाँ पे चेक रिपब्लिक में आपको भेजा है। तो आपका जो मेन एम्प्लॉयर है वो इन्फोसिस है जो कि बेस्ड है इंडिया में, तो इसलिए वो डेज़ आपके काउंट नहीं होंगे। उसके बाद भले ही आप यहाँ पे आकर के जो है वो मान के चलो कि यहाँ पे आकर के आपने फिर से यहाँ की किसी कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दी, लेकिन 1 साल तक जो आप काम किए हो आने के बाद वो 1 साल आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो चेक रिपब्लिक से बेस्ड नहीं है। इसके अलावा जो है वो अगर आप मान लो कि यहाँ रहने के दौरान आप कोई क्राइम करते हो और आपको जेल हो जाती है, तो जेल में रहने जितने भी दिन आप रहोगे उन दिनों को भी काउंट नहीं किया जाता है आपके पीआर के डेज़ में। एंड इसके अलावा आप ब्लू कार्ड होल्डर की बात करते हैं, तो ब्लू कार्ड होल्डर को बहुत सारे एडवांटेज हैं वैसे तो। एंड इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि ब्लू कार्ड होता क्या है। ब्लू कार्ड ये होता है कि यूरोप में ब्लू कार्ड उनको मिलता है जिनकी सैलरी जो एवरेज जो कंट्री की सैलरी होती है उससे कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा हो, तब आपको ब्लू कार्ड जो है मिलता है। तो अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हो चेक रिपब्लिक में, अगर आप काम कर रहे हो, तो नॉर्मली आप 5 साल के बाद जो है वो आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि अगर आप मान लो कि बेल्जियम में रहते हो एंड आप वहाँ काम करते हो, आपको जो है ब्लू कार्ड मिला हुआ है एंड आप बेल्जियम में जो है वो 5 साल रहे, देन उसके बाद जो है वो आप यहाँ चेक रिपब्लिक में ट्रांसफ़र हो गया आपका एंड आप यहाँ पे आ गए। तो EU स्टेट में यानी शेंजन जोन में अगर आप एज अ ब्लू कार्ड होल्डर अगर आपने काम किया है तो आपका 3 साल काउंट किया जाएगा ऑलरेडी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल जो है वो चेक रिपब्लिक में एक्स्ट्रा बिताना है, देन उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जा सकते हो। तो ये ब्लू कार्ड के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पूरा 5 साल ज़रूरी नहीं है कि चेक रिपब्लिक में बिताओ, आप 3 साल किसी और जो है वो अदर जो शेंजन कंट्री है वहाँ पे आप काम करके बिता सकते हो। तो 2 साल आप यहाँ पर के मतलब आकर के आप काम करो। इसके अलावा जो है एज अ ब्लू कार्ड होल्डर 12 महीने से ज़्यादा अगेन जो है वो लगातार आप कंट्री से मतलब उस EU जोन शेंजन जोन से आप बाहर नहीं जा सकते हो लगातार, और टोटल जो है वो 560 दिनों से ज़्यादा विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न जो है वो आप बाहर नहीं रहे हो। इस चीज़ का भी जस्टिफिकेशन होना चाहिए अगर आप रहे हो तो। इसके अलावा जो है वो ये देखते हैं कि अगर मान लो कि आपके पास पीआर है ऑलरेडी, ठीक है, एंड आपका जो है वो यहाँ पे बच्चा पैदा होता है, तो आप अपने बच्चे को जो है आपके बच्चे को जो है वो तुरंत ही पीआर मिल जाता है। 60 दिनों के अंदर जो है वो अपने पीआर के बेसिस पे आप अपने चाइल्ड का पीआर जो है वो फाइल कर सकते हो, उसकी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो है वो देखा जाए तो हाँ, ये इसमें तो वैसे सारे
जो हैं वो पॉइंट मैंने कवर कर दिए, रिजेक्शन और जो है वो ब्लू कार्ड के रिगार्डिंग। तो अब बात करते हैं हम एक्सटेंशन। अगर आपका पीआर लग गया, देन पीआर का एक्सटेंशन कराने के लिए जो है वो आपको 2500 चेक क्राउन का स्टैंप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टैंप लगवा करके, एंड साथ में जो है वो आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी जो पासपोर्ट होगा आपके कंट्री का वो, एंड इसके साथ में जो आपका पुराना पीआर होगा वो, ये बस 3 चीज़ जो हैं वो आपको सबमिट करनी होती है, एंड आपका पीआर एक्सटेंड हो जाता है। एंड पीआर की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 10 साल की, यानी 10 साल अगर आपको पीआर मिल गया तो 10 साल तक आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है वो अगर आपका जो बच्चा है अगर उसके पीआर को एक्सटेंड कराना है तो उस पर 1000 चेक क्राउन का जो है वो स्टैंप लगेगा। एंड सेम चीज़ जैसा कि है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट उसके, और जो है वो आपका पीआर जो या फिर उसका पीआर जो पुराना वाला था वो साथ में, तो इसके साथ उसका भी एक्सटेंड हो जाता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पीआर अगर मिल गया आपको तो भाई इतना ज़्यादा आप तपस्या क्यों करोगे, क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है पीआर मिलने के बाद। तो बेनिफिट ये है, सबसे पहला बेनिफिट कि आप जो है वो यहाँ पे चेक नंबर प्लेट की जो है वो कार ख़रीद सकते हो, गाड़ी ख़रीद सकते हो। इसके अलावा जो है वो आप बैंक में जा कर के मॉर्गेज यानी लोन ले सकते हो। एंड इसके अलावा जो है वो आपको जितने भी मतलब लेबर मार्केट का जो है वो आपको फुल एक्सेस मिल जाता है एज अ एम्प्लॉय कॉम्पिटिट करने के लिए, और वो इक्वेलेंट होता है जो कि चेक के सिटीज़न होंगे उसके इक्वेलेंट ही होता है वो पूरा। एंड इसके अलावा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बिज़नेस आप यहाँ पे कर सकते हो, एंड बिज़नेस करने में जो बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं चेक सिटीज़न को वो सेम बेनिफिट आपको भी मिलता है। एंड इसके अलावा अगर जो रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं जैसे कि पेंशन्स वगैरह जो है गवर्नमेंट यहाँ पे देती है रिटायर होने के बाद, तो उसका भी बेनिफिट उसके लिए भी आप एंटाइटल्ड हो जाते हो। इसके अलावा जो है वो देखा जाए तो आपका जो बच्चा होता है उसको जो है वो चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम उसको प्रोवाइड किया जाता है, यानी 26 साल तक जो है आपके बच्चे का जो भी मेडिकल इंश्योरेंस या फिर जो भी मेडिकल केयर वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी गवर्नमेंट के द्वारा बेयर किए जाएंगी। एंड इसके अलावा जो है वो लास्ट बट नॉट लीस्ट की आप जो है वो पीआर मिलने के 5 साल के बाद जो है वो आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड ये आसान हो जाता है कि अगर आपके पास पीआर है, मतलब पीआर के बाद जो है अगर आपने लैंग्वेज पे अच्छी कमांड कर ली है तो आप सिटीजनशिप के लिए बहुत आसानी से एलिजिबल हो जाते हो एंड पा भी सकते हो। इसके अलावा जो है चलो बात करते हैं लास्ट में मैरिज की, कि अगर आप यहाँ पे आकर के किसी लोकल चेक से अगर आप शादी करते हो तो फिर क्या प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस ये होता है कि नॉर्मली पीआर पे कितना होता है 5 साल का टाइम लगता है, तो इसमें भी बात वही है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर आप लोकल चेक से यहाँ शादी करोगे तो आपको तुरंत ही जो है वो टीआरपी मिल जाएगा, यानी टेम्पररी रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा या फिर लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट आपको मिल जाएगा। एंड इस टीआरपी या फिर एलटीआर इस पे आपको कम से कम जो है वो 2 साल बिताना होगा, एंड जस्ट 2 साल के बाद ही जो है वो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि 5 साल आपको पीआर के लिए वेट करना होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे शादी करते हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल के अंदर जो है वो एलिजिबल हो जाते हो पीआर एप्लीकेशन के लिए। एंड इसके बाद जो है वो जैसे ही आपका 5 साल कंप्लीट हुआ, जैसे कि 2 साल आप लॉन्ग टर्म पे आपने किया या टीआरपी पे आप रहे, देन उसके बाद तीसरे साल से आप पीआर हो गए, कुल टोटल जैसे ही 5 साल कंप्लीट होगा आप तुरंत के तुरंत जो है वो क्या कर सकते हो, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो नॉर्मली 5 साल में इंसान पीआर के लिए एलिजिबल होता है, तो आप 5 साल में सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा जो है वो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि मतलब अगर मैं ये बताऊँ डेटा जो यहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे था कि कितने चेक जो हैं वो फॉरेनर से शादी करते हैं, तो इसमें जो है वो 5% पॉपुलेशन अभी ऑन एन एवरेज चल रही है चेक की, जो कि फॉरेन नेशनल से जो है वो शादी रचाते हैं। इसके अलावा जो है वो देखा जाए तो
आप जो है जैसा कि मैंने बताया, जो बेनिफिट्स जो पीआर के हैं वो सेम बेनिफिट आपको मिलते हैं कि आपको मॉर्गेज और लोन मिलता है। इसके अलावा जो है वो 2 साल में पीआर के लिए अप्लाई और 5 साल में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई पीआर के बेनिफिट्स, वो सेम बेनिफिट आपको एज़ यूजुअल मिलते हैं। इसके अलावा जो है वो शादी जब आप यहाँ पे करोगे तो आपको जो है, जो यहाँ का सिविल प्रोसीजर है उसके हिसाब से आपको शादी करनी होगी। एंड सिविल प्रोसीजर का मतलब कि 2 तरीके की यहाँ शादियाँ होती हैं। पहला तो है कि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, एंड दूसरा है सिविल प्रोसीजर। जैसा कि मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो भी मैरिज वाला डिपार्टमेंट यहाँ होगा, उसका एक ऑफिशियल आएगा एंड उसके सामने जो है, मतलब उसके सामने ही वो आप दोनों के जैसे होता है ना कि मतलब कस्में या फिर ये सब चीज़ें जो क्या नाम है, नॉर्मली शादी में मतलब जैसे हिंदूज़ में जैसे किया जाता है कि कस्में खाई जाती हैं, 7 फेरे होते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो ऑफिशियल आएगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेगा एंड उस कॉन्ट्रैक्ट पे आप दोनों को अग्री करना होगा, अगर आप सिविल प्रोसीजर के थ्रू कर रहे हो तो। एंड इसके बाद जो है वो आपको लगभग 3000 चेक क्राउन का खर्चा आता है, जो कि स्टैंपिंग होती है मैरिज का, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट का जो चार्ज है वो आपको पे करना होता है। एंड इसके अलावा जो है वो आपको 2 विटनेस आपके साथ होने चाहिए, जो कि वहाँ पे एज अ विटनेस मतलब उसको सर्टिफाई करे कि हाँ ठीक है आपकी शादी हो रही है। तो ये है मतलब कंप्लीट जानकारी। एंड आई होप कि जो है वो बहुत ही क्लियर कट एंड बहुत ही सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा पीआर का पूरा फंडा, अगर आप इन दोनों वीडियोस को मेरे जो है वो बहुत ही ध्यान से सुनोगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरे से, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बात करना है या कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसको भर सकते हो एंड मैं आपसे 1 to 1 कनेक्ट करूँगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।